नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस। जी हाँ बच्चों, एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस और आप सबका पेपर 4 है ग्रामीण समाजशास्त्र। तो ग्रामीण समाजशास्त्र में आज आप सब पढ़ने वाले हैं संयुक्त परिवार के बारे में, और जो संयुक्त परिवार होता है उसकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं इसके बारे में आप सब इस वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और यदि कुछ पूछना हो तो ज़रूर कमेंट मुझे करते रहें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि प्रश्न देख पा रहे हैं, क्या है हमारा प्रश्न? ग्रामीण संयुक्त परिवार की विशेषताएं बताइए। तो जो ग्रामीण संयुक्त परिवार होते हैं, जो अक्सर ये गांव में ही होते हैं, जो लॉन्ग परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार होते हैं, ये जो शहर होते हैं, नगरों में इसका बहुत कम ही देखने को पाया जाता है। संयुक्त परिवार ज़्यादातर गांव में ही देखने को पाया जाता है। ये देख सकते हैं ग्रामीण संयुक्त परिवार की विशेषताएं। ज़्यादातर एकल परिवार कहाँ पर? शहरों में देखा जाता है। तो संयुक्त परिवार का जो विशेषताएं होती है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, इसका बड़ा आकार होता है। वैसे ही संयुक्त का अर्थ अगर देखा जाए तो क्या होगा? बड़ा आकार ही होगा, क्योंकि संयुक्त परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के अनेक सदस्य व अन्य रिश्तेदार साथ साथ रहते हैं। जो 3 पीढ़ियाँ होती हैं, इससे अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं, रिश्तेदार साथ साथ रहते हैं, जो परिवार के बड़े आकार का निर्माण करते हैं। जो बहुत बड़ा आकार का निर्माण होता है परिवार में, यही संयुक्त परिवार कहलाता है। नेक्स्ट है सामान्य निवास। संयुक्त परिवार के सदस्य जो संयुक्त परिवार होता है उसके सभी सदस्य अधिकांशतः एक ही मकान में निवास करते हैं। सभी सदस्य कहाँ पर निवास करते हैं? एक ही मकान में निवास करते हैं। सदस्यों की संख्या बढ़ जाने पर पैतृक घर के पास ही एक या अधिक भाइयों द्वारा पृथक निवास बना लिया जाता है। जो पैतृक घर होता है वहाँ पर अगर जो अधिकांश सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है तो उसी निवास में एक से अधिक घर बना लिए जाते हैं, गांव में देखा जाता है। और अलग अलग रहने पर भी उत्सव एवं त्यौहार पैतृक घर में ही मनाए जाते हैं। परंतु जो संयुक्त परिवार के लोग होते हैं अलग अलग तो हो जाते हैं, लेकिन वो किसी भी त्यौहार और उत्सव को कहाँ पर मनाते हैं? अपने पैतृक निवास पर ही मनाते हैं, जबकि ये नगरों में अर्थात एकल परिवार में ऐसा नहीं होता है। ठीक। तीसरा है हमारा समान उपासना। जी हाँ, प्रत्येक परिवार के अपने कुछ पूर्वज और कुछ देवी देवताएं होते हैं। पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से भाग लेते हैं। जब पूजा हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है संयुक्त परिवार में, तो सभी सदस्य भाग लेते हैं उसमें। ये भी होता है विशेषता में संयुक्त परिवार की। 4 है सामूहिक संपत्ति। जी हाँ, संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों की भूमि, मकान और पूंजी सामूहिक होती है। जो सामूहिक संपत्ति होती है, जो पैतृक संपत्ति होती है, वो सब सामूहिक होती है, अर्थात सभी व्यक्ति कमाकर सामूहिक कोष में देते हैं। और परिवार में विवाह, जन्म एवं मृत्यु तथा अन्य अवसरों पर होने वाले व्यय का सामूहिक कोष में से ही भुगतान होता है। जो सामूहिक कोष, जैसे कि फैमिली में जितने लोग हैं, वो जो जॉब कर रहे हैं, पैसे को कमा रहे हैं, वो कमाकर सामूहिक संपत्ति को एकत्र करते हैं और सब मिलजुल करके ही किसी सामूहिक कार्य को किसी भी उत्सव या मृत्यु के उपरांत कोई भी फंक्शन होता है तो उसे पूरा करते हैं। नेक्स्ट है सहयोगी व्यवस्था। संयुक्त परिवार का अस्तित्व ही सहयोग पर टिका होता है। जी हाँ बच्चों, सहयोग पर ही अस्तित्व टिका होता है संयुक्त परिवार का, जबकि हमारा जो एकांकी परिवार होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। एकांकी परिवार में माता पिता बच्चे ही रहते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है कि संयुक्त परिवार में सहयोग की व्यवस्था होती है। सहयोग के आधार पर भी परिवार अपने सभी सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी कर पाता है एवं एक आर्थिक इकाई के रूप में उत्पादन का कार्य संभव हो पाता है। नेक्स्ट है कर्ता का सर्वोच्च स्थान। जी हाँ बच्चों, इसमें कर्ता का सर्वोच्च स्थान होता है संयुक्त परिवार में, क्योंकि भारतीय ग्रामीण संयुक्त परिवार पितृ प्रधान होता है और परिवार में पिता अथवा वयोवृद्ध
पुरुष ही परिवार का देख रेख और नियंत्रण करते हैं। जो वयस्क व्यक्ति होते हैं परिवार के, वही ही इस फैमिली का देख रेख करते हैं। परिवार के अन्य सभी सदस्य जो होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और अनुशासन में रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य। जी हाँ बच्चों, संयुक्त परिवार में ये पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य भी दिखाई देता है, क्योंकि संयुक्त परिवार के सभी सदस्य परस्पर अधिकारों और दायित्वों से बंधे होते हैं। बड़े जैसे फैमिली में जितने लोग होते हैं उनको ये अधिकार होता है, ये दायित्व होता है कि इनको ये करना है, और जो बड़े छोटे और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो छोटे बड़ों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व को निभाता है। उसके बाद थोड़ा सा अर्थ जान लेते हैं, अपने शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे कुछ बुक के माध्यम से। तो देख सकते हैं क्या है इसका अर्थ। हिंदू समाज में जो संयुक्त परिवार पद्धति के महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, वस्तुतः संयुक्त परिवार प्रणाली हिंदू जीवन दर्शन एवं सामाजिक आदर्शों, नैतिक मान्यताओं तथा राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को स्वाभाविक उत्पत्ति या हिंदू सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन के उच्चतम आदर्शों का स्वाभाविक परिणाम है। और संयुक्त परिवार पद्धति हिंदुओं के सामाजिक उत्तरदायित्वों तथा अधिकारों के विभाजन व्यवस्था का संक्षिप्त स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करती है। वास्तव में हिंदू सांस्कृतिक प्रारंभिक अवस्था से ही सामुदायिक भावना तथा परमार्थ के आदर्शों से प्रेरित रह रही है, जिसके फलस्वरूप जिस भारतीय जीवन पद्धति का विकास हुआ वही संयुक्त परिवार उनका एक महत्वपूर्ण अंग बना। तो अपने शब्दों में समझ लें बच्चों, जैसे कि संयुक्त परिवार वो होता है जहाँ पर एक पीढ़ी से लेकर 3 पीढ़ियों के लोग एक साथ में रहते हैं। जैसे आपके दादा दादी और आपके चाचा चाची और आपके बुआ हैं, उसके बाद ये सब रह रहे हैं। उसके बाद आपके स्वयं के जैसे पापा, आपके दादा दादी के बड़े भाई हैं, ये सब एक साथ रह रहे हैं, तो यही संयुक्त परिवार होता है। इस परिवार में कम से कम 15 से 20 लोग हो जाते हैं संयुक्त परिवार में। जबकि हमारा एकल परिवार में कितने लोग होते हैं? 4 लोग। जैसा कि हमारी जो परिवार नियोजन कार्यक्रम के द्वारा हम 2 हमारे 2 ये जो लागू हुआ था, इसी के कारण से नगरों में तो अधिकतर जनसंख्या की कमी के लिए ऐसा किया जा रहा है, जिसमें जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं 2 ही बच्चों का, और इस समय जो परिवार नियोजन के तहत जो नियम लागू हुए हैं, जिनके 2 बच्चे रहेंगे उन्हीं को सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके उपरांत जिनको 3 बच्चे हैं, तो बच्चों आप बताना कमेंट में। अभी जल्द ही जो परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जो परिवार नियोजन दिवस पर योजनाएं लागू हुई थी, कौन सी योजनाएं थी, जिनको पता है ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।